ओके दोस्तों, आज हम अपने एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रकाश का परावर्तन पे बात करेंगे। हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परीक्षा के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको परावर्तन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, और आपकी सेवा में निरंतर टॉपिक आते रहेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? वास्तव में ऊर्जा। ये एक ऊर्जा है जो विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, जो विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। और इसके स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी ये ऊर्जा जो हमें मिल रही है ये फोटोन के रूप में प्राप्त होती है। फोटोन, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो विकिरणें हैं, ये जो फोटोन हैं, ये जो लाइट है, इसका हम किरण रूप पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। कौन सा रूप पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी। यानी प्रकाश का गमन है वो सीधी रेखा में होगा। सीधी रेखा में संचरण के गुण धर्म को पढ़ेंगे। संचरण, जो लाइट का प्रोपोगेशन है वो सीधी रेखा में होगा। हम उस गुण धर्म को यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का विजन है। और उसमें भी हम बात जो करेंगे वो ऐसे गुण धर्म की बात करेंगे जिसमें प्रकाश परावर्तित होगा। परावर्तन के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि माध्यम को परिवर्तित किए बिना प्रकाश अपने पथ को परिवर्तित कर ले। यानी माध्यम परिवर्तित किए बिना अपने पथ को परिवर्तित कर ले। अपने पथ को परिवर्तित करे तो उसको हम परावर्तन कहेंगे। परावर्तन दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक रेगुलर बोलते हैं और एक को डिफ्यूज। हम यहाँ नियमित परावर्तन की बात करेंगे। कौन से की करेंगे? नियमित परावर्तन की बात करेंगे। हम डिफ्यूज्ड की नहीं करेंगे। नियमित परावर्तन और डिफ्यूज्ड में यह अंतर होता है कि ये स्मूथ सरफेस पे काम करेगा, चिकने तल पर काम करेगा, और ये परावर्तन के जो दो नियम उनकी पालना करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हम एक बॉल लेते हैं और उसको दीवार पे फेंक के मारते हैं, वापिस आ जाएगी। जाने वाला और आने वाला एंगल कोई निश्चित नहीं है, वो अनियमित परावर्तन होता है। लेकिन अगर आप किसी दीवार पे बॉल को फेंकते हैं, आपने जिस कोण पे उसको फेंका उसी कोण से अगर वो वापिस आ जाए, वो नियमित परावर्तन होगा। हम यहाँ इस परावर्तन की चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ ध्यान देखेंगे कि माध्यम का परिवर्तन किए बिना परावर्तन होना है। पहले मैं चित्र से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम इस पे इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे कंपटीशन में अगर क्वेश्चन परावर्तन से आए तो उसको हम कैसे हैंडल करें। हमें थ्योरी नहीं सीखनी। ये आपका एक तल है, ये वाला रग सरफेस है, नीचे जो भाग है ये पेंटेड होता है, ऊपर का भाग है ये पॉलिश्ड है। यहां से आपको परावर्तन की घटना मिलेगी। ये एक प्रकाश की किरण है, ये इसके ऊपर फाल की गई है, और जैसे ही आएगी दूसरे माध्यम में तो ये जा नहीं सकती, तो वापिस इसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। ध्यान रखना है, जो आने वाली प्रकाश की किरण है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। इंसिडेंट रेज, इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं। ये जो वापस मुड़ के चले गए इसको हम बोल देंगे परावर्तित किरण।
रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये जो आपका पृष्ठ है इसको हम पृष्ठ बोलेंगे। अब हमें क्या करना है, हम यहां से एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब डालते हुए ये ध्यान रखना है कि एक ऐसी रेखा है जो दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाए, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, अभिलंब। क्या नाम दे देंगे इसको, अभिलंब, नॉर्मल। यहां ध्यान रखने की बात है कि अभिलंब जो है ये इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए इसको अभिलंब कहेंगे। अगर इस तल को हम इंक्लिन कर देंगे, किसी कोण पे झुका देंगे, तो अभिलंब भी झुक जाएगा। यहाँ जो ध्यान रखने हैं हमें, दो कोण हैं, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। इस कोण को हम आई से लिखेंगे, इस कोण को हम आर से लिखेंगे। ये आई और आर क्या है, जो आई कोण है इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। पहले इस चित्र को समझ लें, आपतन कोण। और आर जो है इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये दोनों ही कोण अभिलंब के साथ बनते हैं। ध्यान रखना, दोनों कोण किसके साथ बनेंगे, अभिलंब के साथ। आपतन कोण का मतलब क्या हो गया कि आपतित किरण और आपतित किरण व अभिलंब के साथ के बीच बना कोण, अभिलंब के साथ बना कोण। और ये क्या होगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। यानी आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आके इस पर पृष्ठ पर टकराती है, इंसिडेंट होगी, वो आपके अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण। और जो परावर्तित होके गई है, इस पृष्ठ से टकराने के बाद वापिस इसी माध्यम में चली गई, वो जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। यहाँ परावर्तन को अच्छे से समझ पाएंगे। आने वाली प्रकाश की किरण आपकी कहलाएगी आपतित किरण, टकरा के जाने वाली कहलाएगी परावर्तित किरण। ये कोण आपतन कोण, ये कोण आपका परावर्तन कोण, और ये आपका अभिलंब। दोनों के दोनों कोण, आई और आर, दोनों कोण आपके अभिलंब के साथ बनते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। इसी से हम इसके नियमों की बात कर लेंगे। इसके महत्वपूर्ण नियम क्या है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना देता है, नियमन में से सही है। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि तीन बात है यहाँ पे, एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण और एक अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, आपतित कौमा अपरावर्तित, परावर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक तल में होते हैं। देखिए क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, जो गलत हो जाएगा। यहां ध्यान रखना, एक ही तल में होते हैं। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिलेगा उसमें ऐसी गलती दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो है वो आई बराबर है आर, क्योंकि नियमित परावर्तन की बात की हमने। आने आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर रहेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। आई बराबर आर, ये दो बातें ध्यान रखनी है यहाँ। ये तो नियम हो गए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात और मैं बता देता हूं इससे संबंधित। जब माध्यम परिवर्तित नहीं हुआ, जब माध्यम परिवर्तित नहीं हुआ, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम है जो हमारा वो पहला ही माध्यम है, और इधर माध्यम दूसरा था, ये सेकंड मीडियम था हमारा, माध्यम सेकंड। प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम में आई और टकरा के वापिस प्रथम माध्यम में चली गई। माध्यम नहीं बदलने के कारण, ध्यान रखना, नंबर एक, इसकी चाल यानी प्रकाश के गुण, प्रकाश की, नंबर एक चाल, नंबर दो आवृत्ति, नंबर तीन तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित होते हैं, अपरिवर्तित होंगे। इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीन मान है वो बदलेंगे नहीं। आपका जब आपतित किरण है, इसकी जो चाल है
परावर्तन के बाद चाल है वो यही रहेगी, आवर्ती नहीं बदलेगी, तरंगदैर्ध्य नहीं बदलेगी, तीनों की तीनों राशि है वो नियत रहेंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं बदलेगी, ऊर्जा भी नहीं बदलेगी, क्योंकि ऊर्जा है जो इसमें फोटोन के रूप में होती है और फोटोन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपका इंपॉर्टेंट बात है, वो लिख सकता है कि परावर्तन में निम्न में से कौन सी राशि बदलती है, कौन सी नियत रहती है। तो ध्यान रखना, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, ऊर्जा ये अपरिवर्तित रहेंगी, इनके मान बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। ये था हमारा परावर्तन। अब परावर्तन की घटना किस में होती है? दर्पण में होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और दर्पण पे आपका क्वेश्चन बनता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि परावर्तन किस में होता है? दर्पण के अंदर। दर्पण के अंदर मैं यहां लिख देता हूं दर्पण। और दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इनको बोलते हैं मिरर। मिरर एक समतल दर्पण, और दूसरे होते हैं गोलीय, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो हम शेविंग बनाने के लिए यूज करते हैं, घरों में सामान्य रूप से यूज करते हैं, वो समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल, उत्तल और एक अवतल। ध्यान रखना, उत्तल और अवतल लेंस भी होते हैं और दर्पण भी होते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव, ये दो तरह के होते हैं। अब हमें इन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में हमें देखना। समतल दर्पण से संबंधित जो जो बातें होंगी मैं यहां उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दूंगा और आप उसको वैसे के वैसे याद कर लें, वैसे के वैसे याद कर लें। नंबर 1, वक्रता त्रिज्या। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, ध्यान रख लेना। वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण ऑप्शन मिलेगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, अनंत, नियमित और इनमें से कोई नहीं, तो आप लिखना अनंत होती है। इसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी ये भी अनंत होती है। फोकस दूरी का मान भी कितना होता है? अनंत होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप बात ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में और क्या पूछ सकते हैं। ये आपका गुणधर्म है कि वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी। यानी इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए हम एक संरचना ले लेते हैं, ये एक समतल दर्पण है, यहां आपकी वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है, ये दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पे बनेगा? इसके अंदर 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, ये बात ध्यान रखें। तो समतल दर्पण की एक विशेषता ये भी है कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उतनी ही दूरी इसमें प्रतिबिंब की होती है दर्पण से। यानी ये u से लिखोगे तो इसको v से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि u का मान v के बराबर होता है। तीसरी बात है इसमें जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात है कि आकार, वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार के, प्रतिबिंब के आकार के। दोनों का आकार, जितनी आकार का हमारी वस्तु होगी उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए हमने एक वस्तु रखी, वो 2 फीट हाइट की है, तो उसका प्रतिबिंब भी 2 फीट हाइट का ही बनेगा। और एक लास्ट बात है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता में आगे इसकी चर्चा करूंगा क्या होती है। आवर्धन क्षमता का मान 1 होता है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का मान होता है, कितना होता है?
एक होता, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पूरा वीडियो देखना आप लोगों को और आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगा कि हम क्या चाहते हैं और एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे। तो ये मुख्य रूप से इतनी बातें आप ध्यान रखनी है। वक्रता त्रिज्या का मान अनंत, फोकस दूरी भी अनंत, वस्तु जितनी दूर है दर्पण से उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, और वस्तु का जितना आकार है उसके प्रतिबिंब का आकार भी वही बनेगा। ये इतनी सी बात आप समतल दर्पण को लेके नोट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इस पे पूछा नहीं जाएगा। और समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग में आप सब जानते ही हैं कि शेविंग के लिए इसका यूज करते हैं, जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, वो दुकानों में यूज करते हैं, सामान्य रूप से हम घरों में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पणों की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इन पे हमें इनकी थ्योरी नहीं सीखनी, मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण की बात करेंगे हम और इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे गोलीय दर्पण को कि आपको इसमें एज ए एग्जामिनर अगर वो कुछ भी पूछता है और आप जब एग्जाम में बैठे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। पहली चीज तो दो तरह के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स जो मैंने बोला उत्तल, और एक होता है अवतल। दोनों की हम संरचना देखेंगे और इस संरचना को ध्यान से देख लेना है। ये अंदर का भाग है जो आपका ये वाला अंदर का भाग है, इसका वो पेंटेड है और बाहर इसका रिफ्लेक्टर भाग है। ये स्ट्रक्चर है आपकी, इस तरह की अगर स्ट्रक्चर मिलती है तो वो आपका उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। यानी ये इसका मत रेखा खींच दी हमने, ये भाग है P और ये इसका F है। हम चर्चा करेंगे ये सब क्या है, एक बार आकृति देख लीजिए। अगर ये इस तरीके से है कि बाहर का भाग इसका अगर ये पेंटेड है और अंदर का भाग रिफ्लेक्टर है, तो ये आपका जो दर्पण होगा वो आपका अवतल दर्पण की स्ट्रक्चर होगी। दोनों में अंतर देख लीजिए। सामान्य रूप से क्या होता है कि ये उभरा हुआ भाग होता है, वो उभरा हुआ भाग इसका रिफ्लेक्टर होता है और इसमें आप देखेंगे कि अंदर धसा हुआ भाग है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। ये इनकी स्ट्रक्चर है। मैं एक चित्र से आपको इनके बारे में बता देता हूं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और उससे हमें सब बातों का पता लग जाएगा। हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं कि कोई भी एक दर्पण है, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक दर्पण लिया हमने, एक्स एक्स डैश मैंने इसका नाम रख दिया, ये एक्स है और ये एक्स डैश, एक दर्पण लिया हमने। ये जो दर्पण है एक्स और एक्स डैश दो भाग हैं, इनका मध्य बिंदु, ध्यान देना इस बात पे, दर्पण है जो एक्स और एक्स डैश, इसका मध्य बिंदु जो दर्पण पर स्थित हो। अगर देख लीजिए मैं इसको ऐसे मिला देता हूं तो मध्य बिंदु तो यहां हो गया, लेकिन ये दर्पण पे स्थित नहीं है। कहां होना चाहिए? दर्पण पे स्थित। तो दर्पण पे कहां होगा? ये बिंदु। तो ये ध्यान रखना कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु जो दर्पण पर स्थित हो उसको हम बोलते हैं ध्रुव। इसको P से लिखेंगे, हिंदी में इसका नाम हो गया ध्रुव, पोल। तो ध्रुव अगर पता लगे तो क्या होता है? दर्पण पर स्थित दर्पण का मध्य बिंदु होता है। दूसरी बात, अगर इसको आप देखेंगे तो ये किसी न किसी गोले का भाग है और इसका जब पूरा एक गोला बनाओगे ऐसे ऐसे करके गोला बन जाएगा इसका। और ये गोला बना, जब हम कोई भी एक गोला बनाते हैं तो उसका केंद्र होता है कहीं ना कहीं। मान लीजिए यहां पर इसका केंद्र है C, C से नाम लिखेंगे। तो ये जो भाग है हमारा दर्पण है, ये दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को हम क्या वो कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व है, ये छोटा भाग होता है, किस चाप बोलते हैं, कर्व बोलते हैं इसको, और इसका ये भाग है जो केंद्र है, इसको हम क्या कह देंगे? वक्रता केंद्र। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी ये जो रेखा होगी इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इसको रेखा बोलते हैं। रेखा का मतलब दोनों तरफ बढ़ाई जा सके, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम इसको, मुख्य अक्ष कहेंगे इसको। अब क्या होता है कि C और P, ये जो दो बिंदु हैं, ये हमारा C बिंदु है वक्रता के अंदर। कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाए, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आए और टकराने के बाद
इस रेखा को जहां भी काटती हो, जहां भी काटे या काटती हुई प्रतीत हो, दोनों बातें हो सकती हैं, जहां ये इस मुख्य अक्ष को काटे या काटती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को हम एफ यानी मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, मुख्य फोकस कहेंगे। ये तो बिंदु हैं जिनके हमने नाम लिखे। तो मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं, दर्पण पर स्थित दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। ये दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के उपरांत दर्पण पर टकराई और उसके बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम यह बात ले लेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की। एक ध्यान रखना कि सभी दूरियां जो हैं, सभी दूरियां वो ध्रुव से मापी जाती हैं, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, मापी जाती हैं। मीन ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी की सारी दूरी इससे मापी जाएंगी। इस ध्रुव के अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव। अब देखिए सी और पी के बीच की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है जो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकस दूरी, इसको बोलते हैं हम फोकस दूरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना सा इस चित्र को समझ लेना ढंग से, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसको क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी कहते हैं इसको। तो ये चीजें थी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? उसको फोकस दूरी। मैं अब इसके कुछ चिन्ह कैसे लेते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं इसी डायग्राम के अंदर। मैंने ये बात आपको कही है कि सभी दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं, और आपका ध्रुव मैंने यहां ले रखा है, मुख्य ये बिंदु आपका ध्रुव है। आप जब एग्जाम में जाएं तो ऐसे सोच लेना कि आप ऑब्जर्वर की पोजीशन है। ये ऑब्जर्वर कौन है? आप खुद। जो पेपर देता है, जो क्वेश्चन सोल्व करेगा, वो ऑब्जर्वर होता है, प्रेक्षक होता है। ये आपकी स्थिति है। आप ऐसे खड़े हैं, अगर आप इस साइड में दूरी मापते हैं तो धनात्मक लेनी है, राइट साइड लोगे धनात्मक, लेफ्ट साइड लोगे तो ऋणात्मक। सिंपल सा तरीका है। ध्रुव के दाईं ओर की दूरी धनात्मक और ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाएंगी। यह है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से अगर नीचे की गहराई मापनी हो तो ऋणात्मक, और ऊपर की मापनी हो तो वो आपकी धनात्मक होती है। यानी ये मुख्य अक्ष है, इससे ऊपर ऊंचाई मापोगे धनात्मक, इससे नीचे मापोगे तो वो ऋणात्मक। सिंपल सा तरीका है साइन कन्वेंशन का। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका एक दर्पण, यहां पोल है आपका, इधर प्लस इधर माइनस, नीचे वाली दूरियां हैं, ऊंचाइयां हैं वो माइनस की, और ऊपर वाली है वो प्लस की। इस तरीके से आपको चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। उसके बाद हम बात करते हैं दर्पण सूत्र की। उम्मीद है कि ये आप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको ध्यान रखना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बिल्कुल आसान सा होता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। ये है क्या क्या चीजें, ये हम देख लेते हैं। v क्या है? v है दर्पण की, या ऐसे कह लो प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी, उसको हम v से लिखेंगे। जो प्रतिबिंब बना है, दर्पण से जो दूरी होगी वो v से लिखी जाएगी। u क्या होगी? बिंब। बिंब शब्द भी लिखा मिल सकता है आपको पेपर में, वस्तु शब्द भी लिखा मिल सकता है, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, कि दर्पण से दूरी। और f जो होती है ये होती है फोकस दूरी।
जो दर्पण दिया हुआ उसकी फोकस दूरी है। तो इस सूत्र में इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ बातें मैं ऐसी बताऊंगा आपको जो आपको क्वेश्चन में सहायक होंगी। एक तो ये बात ध्यान रखें, अगर इस दर्पण सूत्र पे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी ये वैल्यू रखते हुए आपको साइन लेने पड़ेंगे, उसके चिन्ह आपको खुद लेने पड़ेंगे, पेपर में दिए नहीं मिलेंगे। चिन्ह की विशेषता क्या है कि यू, मैं अब चिन्ह की विशेषता बता देता हूं कि चिन्ह कैसे लेते हैं, ये आप एक बार ध्यान रख लें। यू क्या है, वी क्या है और एफ क्या है। यू जो होता है वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेंगे, बस ध्यान रख लेना। अब वो कह दे कि एक दर्पण से वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह आप खुद लेंगे। यू जो भी दे रखा होगा वो माइनस में ही लेना है। रही बात एफ की, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी में क्या करना आपको, अगर आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो आप प्लस का लेंगे। फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल हो तो, अवतल दर्पण हो तो आप ऋणात्मक लेंगे। ये बात भी ध्यान रखें। अगर आपको एग्जाम के अंदर दिया हुआ कि एक उत्तल दर्पण, उत्तल शब्द आते ही आप धनात्मक और अवतल आते ही आप ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वी अपने आप निकल जाएगा। वी के लिए क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो वी धनात्मक, और वास्तविक बनता है तो वी ऋणात्मक होगा। आप ये दो चिन्ह ध्यान रखें, यू हमेशा नेगेटिव, उत्तल दर्पण है तो एफ का मान धनात्मक, और अवतल दर्पण है तो एफ का मान ऋणात्मक। इस सूत्र में रख देंगे, आपका काम बन जाएगा, आंसर गलत नहीं होगा। मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं आपको यहाँ पे, वो और फिर इसके न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। एक संबंध बहुत महत्वपूर्ण संबंध है जो जर्नली आ जाता है, आर का मान है वो 2f के बराबर होता है। ये है क्या चीजें, आर यहां क्या है और एफ क्या है। आर यहां पर है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या है ये, वक्रता त्रिज्या। जो हमने कहा था ना, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, ये आर से लिखी जाती है। और एफ यहां पर क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ध्यान रख लेना, वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का 2 गुना होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बड़े आसानी से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ये बात क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दे सकता है वो 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे सकता है -6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे सकता है 12 सेंटीमीटर, या डबल करके देख लो 24 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन दे सकता है -24 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया मिल सकता है पेपर में। तो वहां कई एग्जामिनर पे डिपेंड करता है क्वेश्चन को कितना टफ बनाना है। अरे एग्जामिनर चाहता है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाए तो एक जैसे आंसर देके प्लस माइनस का डिफरेंस कर देगा, तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर क्या है, आर बराबर 2f होती है, यानी f दे रखी है, आर का मान निकालना तो 2 गुना होगा। तो हमारे को क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है 12, हमारे को फोकस दूरी 12 दे रखी है, तो फोकस दूरी अगर 12 है तो डबल इसका आंसर होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे हमारे। तो अब रहेंगे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में हमें क्या छांटना है, दर्पण पहचान लो कौन सा है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। और हमने कहा था अवतल दर्पण के लिए f का मान क्या होता है, नेगेटिव। सिंपल सी बात होगी। तो f अगर नेगेटिव है, ये -12 है, तो डबल करोगे तो -24, तो लास्ट आंसर हो गया इसका। ये आंसर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर ये उत्तल दर्पण लिखा होता
तो फिर ये प्लस का 24 आंसर होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो सकता है आपको, इसको नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। उसके बाद मैं थोड़ी सी और बात करता हूं दर्पण के ऊपर, और दर्पण पे बात है, एक मैंने शब्द लिखा था आवर्धन समता। आवर्धन समता एम से लिखा जाता है, स्मॉल एम से भी लिख देते हैं, कई किताबों में आपको कैपिटल एम भी लिखा मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। एम का जो फॉर्मूला होगा, ऊपर होता है प्रतिबिंब का आकार, ये ध्यान रखें, प्रतिबिंब का आकार बटे हुए वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, इसको बोलते हैं एम। यानी हाइट की बात करता है, एम का मतलब हो गया एच डैश बटे एच। एच डैश का मतलब है प्रतिबिंब का आकार, और एच का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा वस्तु का आकार। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही आपको इस बात का ध्यान लग जाता है, तो यही चीज कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एच ये प्रतिबिंब और वस्तु के आकार देने की बजाय यू और वी के मान होते हैं, तो एम का मान है वो माइनस वी अपॉन यू में भी मिल जाए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। वी ऊपर होगी क्योंकि प्रतिबिंब ऊपर है, और यू नीचे हो जाएगा, दूरी के रूप में ये आंसर हो जाएगा। यहां से हमें जो बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखने की बात हम यहाँ अब देख लेते हैं कि किसके क्या क्या इस क्वेश्चन कैसा बनता है। आप इस उत्तर को नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, और आपके काम आ सकती है ये। अब देखिए क्या पूछा जाता है एग्जाम में। m का मान 1 है, ये किसके लिए होगा? नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 है, तो वह है समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और गोलीय के बाद ये भी दे सकता है उत्तल है या अवतल है। तो ध्यान रखना, मैं पॉइंटों में लिखवा देता हूं। पहला आता है समतल दर्पण। जो समतल दर्पण होगा उसके लिए m का मान 1 होता है, याद रखें। समतल दर्पण के लिए m का मान कितना होता है? 1। सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि m क्या था? h डैश बटे h, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। और समतल दर्पण के गुण धर्म में मैंने कहा था, जिस आकार की वस्तु है प्रतिबिंब भी उसी आकार का बनेगा। तो अगर h डैश का मान h के बराबर हो जाए तो ये मान कितना हो जाएगा? 1। ये प्रूफ भी है इस चीज का, क्योंकि जो हमारे समतल दर्पण होते हैं इनमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता 1 होगी, ना तो बढ़ता और ना ही कम होता आकार। तो एक तो बात ये ध्यान रखें, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि m का मान 1 किसके लिए होता है, तो हमें पता लग गया कि m का मान है वो 1 होगा, तो समतल दर्पण मिलेगा, वो समतल दर्पण m बराबर 1। दूसरी बात जो चलती है वो m का मान 1 से कम। 1 से कम होने का मतलब सिंपल सा है, h डैश बटे h लेस देन 1 और h डैश छोटा है h से। ये क्या है? प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार छोटा है वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से। इसका मतलब हुआ कि वस्तु जितने आकार की है उसका प्रतिबिंब उससे छोटा बना हुआ है। और ऐसी स्थिति कौन से दर्पण में होती है अपनी? ऐसी स्थिति हमारी कॉन्वेक्स में होती है। किस में होती है? ये स्थिति होती है हमारी कॉन्वेक्स, का मतलब हो गया उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि m का मान 1 से कम है तो आप समझ जाना कि उत्तल दर्पण होगा, और m का मान 1 है तो समतल दर्पण है। अब रह गए हमारे पास एक और केस, तो m का मान अगर 1 से बड़ा है तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बाद में मैं इनके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसी में, आप एक बार कंपटीशन के हिसाब से देख लें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको सिंपली पता लग जाएगा कि m का मान अगर 1 दे रखा तो समतल दर्पण, 1 से छोटा है तो उत्तल दर्पण, और 1 से बड़ा आ जाए तो अवतल दर्पण। ऋणात्मक और धनात्मक मान कब होते हैं? यदि m का मान धनात्मक हो
m का मान कैसा हो जाए, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो समझ जाना उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। और अगर ये पूछ ले कि m का मान प्लस का है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। और काल्पनिक होता है वो सीधा भी बनता है, काल्पनिक होगा तो वो सीधा भी बनेगा। अगर m का मान धनात्मक आता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनेगा, जिसको विर्चुअल बोलते हैं, विर्चुअल एंड इरेक्ट, विर्चुअल एंड इरेक्ट। और दर्पण कौन सा है, ये उत्तल दर्पण। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। वो काल्पनिक होंगे, वो सीधे होंगे, इसको आभासी भी इसी को बोलते हैं हम। और m का मान धनात्मक होता है और m का मान 1 से छोटा, यानी जितने भी प्रतिबिंब आपके उत्तल दर्पण में बनेंगे वो वस्तु के आकार से छोटे बनेंगे। और m का मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो आपको पता लग गया, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता लग गया, तो वो आपका अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और ध्यान रखना कि m का मान माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। तो इस बात का यहां से आपको ध्यान रखना होगा। मेरे हिसाब से यहां से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा अगर इसी बात को ढंग से पढ़ लेंगे। m का मान 1 है तो कौन सा दर्पण है, समतल। उल्टा भी पूछा जा सकता है, समतल दर्पण के लिए आवर्धन समतल 1 से छोटा, m का मान 1 से छोटा होगा। और 1 से बड़ा आ जाए तो अवतल दर्पण। प्लस और माइनस में भी पूछा जा सकता है, यदि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता धनात्मक है तो बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे, काल्पनिक। अगर ये पूछ ले काल्पनिक प्रतिबिंब है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता होती है धनात्मक, प्लस किसके लिए होती है, उत्तल दर्पण है। वास्तविक प्रतिबिंब है तो आवर्धन क्षमता कैसी होगी, ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब है तो कहां बनेंगे, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण है तो आवर्धन क्षमता कैसी होगी, माइनस। इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको ये चीज क्लियर है, इसको नोट कर लें और ये आपको क्लियर हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक बात और करते हैं हम, दर्पण की एक विशेषता होती है और उस विशेषता पे मैं बात करना चाहूंगा। ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है और यहां से भी बन जाता है। तो क्या ध्यान रखना आपको कि जो दर्पण होते हैं इनमें लेटरल रिवर्स होता है, इसको हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन होता है। आप सामान्य रूप से दर्पण के सामने खड़े हों, आप आपके नाक के ऊपर ऐसे हाथ कर लें, अगर आप इसको राइट में रोटेट करेंगे तो मिरर के अंदर आप देखेंगे कि वो लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा। अगर आप इसी हाथ को ऐसे करके लेफ्ट में लेके जाएंगे तो आपको मिरर में वो राइट में जाता दिखेगा। यानी जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होगा वो या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। यानी जो विस्थापन है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, वो या तो दाएं दिशा में होता है या बाईं में होता है। पानी होता है उसके लिए ऊपर और नीचे होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकृति निम्न में से किसकी या किसका प्रतिबिंब वैसे का वैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन दे दिया HIL, बी ऑप्शन दे दिया ये, सी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया आपको, ये ऑप्शन दे दिया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि किस निम्न में से किसका प्रतिबिंब दर्पण में वैसे का वैसा दिखाई देगा। जैसे अब शीशा लगा दिया, यहाँ पे हमने HIL लिखा तो HIL दिखना चाहिए, मोहित लिखा तो मोहित ही दिखना चाहिए,
सुरेश है तो सुरेश ही पढ़ा जाना चाहिए, लाइफ लिखा हुआ तो लाइफ, इनमें से कौन सा है? तो यहाँ तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें बड़ी समस्या होती है। वैसे इसका आंसर आप पहचानेंगे तो मोहित इसका आंसर है। आप इसी चीज को लिख के इस पेज पे और इसका मिरर के सामने रख के देख लें, आपको आंसर पता लग जाएगा। तो अब सोचेंगे कि यहाँ तो मैंने इसको रटा रटाया बता दिया, हम एग्जाम में कैसे बताएं इसको? उसके लिए मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, एक बिल्कुल सिंपल सी बात लिखवाऊंगा, और आप जब भी उसको एग्जाम के तौर पे देखेंगे और जाएंगे एग्जाम में तो आपको बिल्कुल वैसे का वैसा दिखने लग जाएगा। मैं उसके बारे में आपको लिखवा देता हूं। एक वर्ड ध्यान रखना है, ए मोहित, ए मोहित, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ए मोहित यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये इतने वर्ड हैं आपके, यानी इंडिविजुअल अगर इसको पढ़ के देखें, ए कोमा एम कोमा ओ कोमा एच कोमा टी कोमा यू कोमा वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये जो शब्द हैं इनकी मिरर इमेज ऐसी की ऐसी दिखाई देती है, यानी इनके दर्पण में प्रतिबिंब समान दिखाई देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है यहां से, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है और आपका परावर्तन पे भी बन सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं, दोनों जगह ये कवर कर लेगा। तो इस लाइन को ध्यान रख, अक्षर याद करने तो ऐसे कर लो और ऐसे याद करना हो तो ऐसे याद कर लो, ए मोहित MOHIT और लास्ट के सिंपल अक्षर हैं UVWXY, जेड नहीं है, जेड को छोड़ दो, यू से लग जाओ, लास्ट के 5 हैं, एक छोड़ के 5। तो एक क्वेश्चन यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको भी ध्यान रखें, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं प्रतिबिंब की संख्या, कभी कभी आप देखेंगे जब हम बार बार नाई की दुकान पे जाते हैं तो एक दर्पण यहाँ लगा होता है, यहाँ हम कुर्सी पे बैठे होते हैं और एक दर्पण यहाँ लगा होता है, तो हम अपनी इमेज, बहुत सारी इमेज दिखाई देती है अपने को, एक से ज्यादा इमेज प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। हम ऐसे चेयर पे बैठे होते हैं तो हम बहुत सारी संख्या में अंदर की अंदर दिखाई देते हैं, तो ये सारा परावर्तन का ही सिस्टम है। तो आप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रतिबिंब आपके दो दर्पणों के मध्य, उन दो दर्पणों को किस तरीके से रखा जाए कि बनने वाली इमेजों की संख्या कैसे निकालोगे? तो दो दर्पणों के मध्य कोण थीटा है, तो बनने वाले प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। एक फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल सा, दो दर्पण रखे हैं किसी कोण पे, तो उनके मध्य बनने वाले संख्या n का मान जो है, n यहां पर संख्या है, क्या है ये संख्या है आपकी, n का मान होता है, उसके लिए सूत्र होगा 360 बटे हुए n माइनस थीटा माइनस 1, -1। ये -1 क्यों लेते हैं? यदि ये कब होगा, वैसे जर्नल में ऐसे लिख लो इस सूत्र को, मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूं। संख्या n का मान हो गया 360 बटे हुए कोण, ये क्या है, कोण है आपका, कोण थीटा। अगर n का मान सम संख्या है, सम संख्या हो तो एक कम कर दिया जाएगा, एक कम कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी, एक कम कर देंगे हम। और n का मान अगर विषम संख्या आ जाए, n का मान विषम संख्या हो, विषम संख्या है, तो यही आंसर रहेगा। तो n का मान, n बराबर विषम संख्या है तो यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा, ऐसे याद कर लो। और इसमें एक कम कर देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, इस चीज को आप नोट कर लें।
दो कंडीशन डाली है मैंने, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, और फॉर्मूला ये है, n का मान 360 बटे कोण दिया गया, कोण मान लीजिए उसने कह दिया दो दर्पण है, और उस समय कैसे स्थिति बनती है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं आपकी कॉपी में, और वो आपका कैसे क्वेश्चन बनेगा। वो कह देता है कि दो दर्पण हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए, दो दर्पण परस्पर परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, झुके हुए हैं, तो इनमें बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या होगी, संख्या ज्ञात करो। पेपर में ऐसे दे सकता है, संख्या ज्ञात करो, तो बिल्कुल आसान है। मैंने अभी आंसर लिखवाया था, n संख्या निकालना तो 360 बटे थीटा का मान लिखना 360 है, और थीटा दे रखा 60, 60 से भाग दो, इसको भाग देंगे तो 6 पे गया। आप देख पाएंगे n का मान 6 आया है। 6 क्या है? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2, 4, 6, 8, 10 से भाग खाती हो, तो ये सम संख्या होगी, या जिनका अंतिम अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 हो। 6 अगर सम संख्या तो एक कम कर देंगे, एक कम करोगे 6 में से एक गया 5, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या बराबर है 5। आपका आंसर 5 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ गई ना? अगर n का मान आपका सम संख्या है तो उसमें से एक कम कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन उल्टा आ जाए, वो कह देता है कि दो प्रतिबिंब, दो दर्पण हैं, उनके मध्य बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या, दो दर्पण के मध्य प्रतिबिंबों की संख्या 3 है, तो उनके मध्य कोण बताइए, उनके मध्य कोण का मान होगा, कोण का मान होगा। ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो सूत्र हमारा n बराबर क्या हो गया? n का मान क्या होता है? 360 बटे हुए थीटा माइनस का 1, माइनस का 1। ये है बेसिक सूत्र। n का मान कितना दे रखा? 3, 3 बराबर 360 बटे हुए थीटा हमें निकालना है, माइनस 1 से 1 को इधर ले आओ, 3 1 को इधर लाओगे तो 4, थीटा बराबर 360, और थीटा बराबर कितना हो गया? 360 बटे हुए 4 से काटोगे तो 90 डिग्री आंसर हो गया। ये ध्यान रखना कि ये आपको यूज करना है। फिर 360 बाई थीटा माइनस 1 इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम वहां, ये जर्नल फॉर्मूला है, वहां हम क्या कर रहे थे? वहां हम ये बात कर रहे थे कि दो स्थिति बना रहे थे, एक कम करने की और एक बढ़ाने की। यहाँ पर इमेज हमारी पहले से ही 3 है, 3 है तो हमारा माइनस का 1 फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ 4 होता, सोचिए, अगर यहाँ सम संख्या में होता फिर हम इसको नहीं लेते, फिर हम इसी को यूज करते सिर्फ। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह का क्वेश्चन आसानी से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, उसमें कोई भी किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा जर्नली एक आज का क्वेश्चन था। एक टॉपिक लिया हमने आज, परावर्तन, और मैंने दर्पण को अच्छे से समझाने की कोशिश की कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन दर्पण के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा कि चिन्ह परिपाटी कैसे लेते हैं। चिन्ह परिपाटी लेते हुए ये, हाँ, एक क्वेश्चन समतल दर्पण पे बता देता हूं मैं। क्वेश्चन की प्रकृति देखिए, हम जो गलती करेंगे उसको देखना है। एक बिंब, बिंब कह लो या वस्तु कह लो, एक बिंब जो समतल दर्पण से, एक बिंब जो समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, इसके प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की बिंब से दूरी कितनी होगी, बिंब से दूरी ज्ञात करो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। मैंने आपको जो समझाया था वो ये कहा था, ये दर्पण है आपका, ये आपकी वस्तु रखी है, ये दूरी थी u, और इसका प्रतिबिंब बनेगा वो v दूरी पे बनेगा, और u का मान है वो v के बराबर होता है। ये हमने बात की थी जब समतल दर्पण के गुणधर्म की बात की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्तु है, बिंब है, और ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। हम जर्नली क्या करते हैं, हम जब एग्जाम में जाते हैं उससे पहले रिवीजन करते हैं, तो इन फॉर्मूलों को हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि u का मान v के बराबर होगा समतल दर्पण में। लेकिन u क्या है यहाँ पे, बिंब और दर्पण के बीच की दूरी, और ये क्या है, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी। और क्वेश्चन में वो क्या करता है, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की बिंब से दूरी। अब उसने क्वेश्चन में यहां से यहां की दूरी पूछ ली, तो हम क्या करते हैं, अगर हम टॉपिक पढ़ के चले गए, रिवीजन करके चले गए, क्वेश्चन में जो पूछा गलत हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। बिंब जो समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी दूरी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसने पूछा क्या है, प्रतिबिंब की बिंब से दूरी, यानी टोटल दूरी, टोटल कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर नहीं होगा। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, जो अक्सर गलती करते हैं। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जब तक आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक और बात बता देता हूं मैं, एक जर्नली आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हमारे जो लेंस होते हैं उनका यूज क्या क्या है। कार का एक तो होती है हेडलाइट, हेडलाइट, और एक होता है साइड मिरर, साइड मिरर। जो साइड मिरर होता है हमारा, जो खिड़की के साइड में शीशा लगा होता है वाहनों में, ये, और एक होता है ये वाला, ये आपका होता है अवतल दर्पण। ये ध्यान रखना, ये अवतल और ये होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब है वो आपको सीधा और छोटा दिखाई देता है, और ये आपका अवतल दर्पण होता है हेडलाइट में। जर्नली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कार के या वाहनों में साइड का जो कांच लगा होता है, शीशा लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। एक पूछते हैं सेविंग बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। सेविंग हम सामान्यतः घर पे बनाते हैं तो सिंपल, हमें पता है कि प्लेन मिरर होता है, उसके सहायता से बनाते हैं। सेविंग जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। ये हमारा टॉपिक था, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको इस से संबंधित, परावर्तन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारण सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।